अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है। मैं लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को आप तक पहुंचाता हूं। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ भी कभी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज मैं आपको 3 स्टोरीज़ सुनाने वाला हूं, तो चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी मुझे सलमान अकरम भाई ने इस्लामाबाद से भेजी है। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? मुझे मरी हमेशा से पसंद था, लेकिन उस दिन मरी में जो मेरे साथ हुआ वो बहुत गलत था। मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। 2023 के दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मैं और मेरी टीम मरी गए थे एक अबंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाने। लोग कहते थे वहाँ रात को आवाज़ें आती हैं, कोई अनदेखे साए चलते फिरते हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं था। मैं हमेशा मानता था कि हर हॉन्टेड जगह के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है, हवा, वाइब्रेशन या इमेजिनेशन वगैरह। हॉस्पिटल का नाम पुराने लोग हिलव्यू सेंटोरियम लेते थे। ये हॉस्पिटल 1960s में बना था ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के लिए। 1987 में इधर एक आग लगी और तब से वो बंद है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्डिंग अनसेफ थी, इसलिए सील्ड कर दी गई। लेकिन लोकल लोग आज भी कहते हैं कि उस बिल्डिंग के आसपास जानवर भी नहीं जाता। हम जब मरी पहुंचे, सर्द हवा इतनी तेज़ थी कि कैमरे के लेंस पर बर्फ़ जम रही थी। मैं, मेरा दोस्त बिलाल जो साउंड रिकॉर्ड करता था, और सारा जो मेरी असिस्टेंट थी, हम 3 लोग थे। हमने कश्मीर पॉइंट के पास एक छोटा गेस्ट हाउस बुक किया था। वहाँ का मालिक एक बुज़ुर्ग आदमी था जो पठान था। उसने हमें पहली रात ही वॉर्न किया था, बेटा हिलव्यू सेंटोरियम हॉस्पिटल के पास ना जाना, रात को तो बिल्कुल भी वो जगह सेफ़ नहीं है। मैं हंस पड़ा, खान साहब हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम डर गए तो हमारा काम क्या चलेगा? उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा काम समझाना था, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। अगली सुबह हम जीप लेकर ऊपर झीका गली रोड की तरफ निकल गए। वहाँ से एक पुरानी कच्ची ट्रेल जाती थी जो पेड़ों के बीच से मुड़कर उस हॉस्पिटल तक पहुँचती थी। पाथ स्लिपरी था और हवा में पाइन के पत्तों की खुशबू के साथ कुछ अजीब सी स्मेल थी, जैसे पुरानी दवाइयों और सीलेंट का मिक्सचर हो। जब हमने हॉस्पिटल की पहली झलक देखी, वो सच में बहुत खौफनाक था। बिल्डिंग आधी गिर चुकी थी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अब भी मजबूत लग रहा था। फ्रंट पर एक फेडेड बोर्ड था जिस पर लिखा था हिलव्यू सेंटोरियम, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, 1962। उस बोर्ड के नीचे किसी ने स्प्रे पेंट से लिखा हुआ था, अंदर जाना मना है। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बिलाल साउंड माइक चेक कर रहा था और सारा फ्लैशलाइट लेकर अंदर के कॉरिडोर में गई। अंदर अंधेरा था, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी मुश्किल से नज़र आ रहा था। वॉल्स पर फंगस की थिक लेयर थी, सीलिंग से पानी टपक रहा था और ज़मीन पर अजीब सी चिपक थी जिस पर चलने से एक अजीब सी आवाज़ पैदा हो रही थी। फिर भी हम तीनों कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस नहीं था। 2 घंटे तक हमने शूटिंग की, ओल्ड बेड्स, ब्रोकन व्हीलचेयर्स, ग्लास कैबिनेट्स जिसमें कुछ पुरानी फाइल्स अब भी मौजूद थीं। मेरी नज़र एक फ़ाइल पर पड़ी जिस पर लिखा था पेशेंट 127 स्वेयर हेलुसिनेशंस, क्लेम्स ऑफ अनसीन वॉचर्स इन वार्ड्स। सारा ने कहा, ये देखो, ये तो किसी मेंटल कंडीशन का केस लगता है। मैंने कहा, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस के एडवांस स्टेज में हेलुसिनेशंस होना कॉमन है। मुझे इसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि हमारी फैमिली में एक पेशेंट था ट्यूबरकुलोसिस का। लेकिन जैसे ही हम पिछली विंग में पहुंचे, हवा अचानक से भारी हो गई। लेकिन माइक में एक अजीब साउंड रिकॉर्ड हो रहा था जो हमें वैसे सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई वाइब्रेशन हो जो सिर्फ मशीन सुन सकती थी। बिलाल ने हेडसेट लगाया और बोला, भाई कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है, एक कांस्टेंट साउंड है। तभी कॉरिडोर के एंड से एक मेटल का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हम तीनों रुक गए, कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन थी। मैंने कहा, शायद हवा से बंद हुआ होगा, लेकिन हवा उस वक्त बिल्कुल नहीं चल रही थी। कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही, फिर से एक हल्की सी स्क्रैपिंग की साउंड आई, जैसे कोई नेल से वॉल पर कुछ लिख रहा हो। सारा ने फ्लैशलाइट उस तरफ की जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वॉल पर कुछ लिखा हुआ था, वहाँ लिखा था, यहाँ से चले जाओ। मैं उस वक्त भी कैमरा पकड़े खड़ा था, पर मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं। सारा ने फ्लैशलाइट सीधा उस लिखे हुए अल्फाज पर डाली। वो अल्फाज चौक या मार्कर से लिखे हुए नहीं लग रहे थे, वो ऐसे थे जैसे किसी ने अंदर से पेंट स्क्रैप करके लिखा हो। बिलाल ने हल्की सी आवाज़ में कहा, भाई ये लिखा हुआ पहले यहाँ नहीं था, हम जब आए थे वॉल बिल्कुल क्लीन थी। मैंने उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश की। मैंने कहा, ओल्ड पेंट है भाई, शायद पहले लिखा हुआ होगा, लेकिन टॉर्च की लाइट पड़ी तो हमने अब देखा। लेकिन मेरे अपने वर्ड्स भी मुझे वीक लग रहे थे।
क्योंकि हमने वो लिखने की आवाज़ भी सुनी थी। हम तीनों ने डिसाइड किया कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन सारा इंसिस्ट कर रही थी कि वो बस एक छोटा-सा शॉट लेना चाहती है। उसने कहा कि वो ऑपरेशन थिएटर का बस छोटा-सा शॉट लेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, लास्ट शॉट ले लो फिर निकलते हैं। ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचने के लिए एक गैलरी से गुजरना पड़ता था। गैलरी के दोनों साइड्स पर टूटी हुई विंडोज़ पैन्स थे और बाहर की फॉग अंदर आ रही थी। हर स्टेप पर पानी और ग्लास के टुकड़े क्रच क्रच की आवाज़ करते थे। ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर एक पुरानी ऑपरेटिंग टेबल थी। उसके ऊपर एक रस्टेड सर्जिकल लाइट थी और छत से लटका हुआ एक पुराना आईवी बैग। मैंने कैमरा फोकस किया और बोला सारा अपना माइक ऑन कर लो। लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग बटन दबाया, उसी वक्त कैमरे की एलसीडी पर एक स्टैटिक फ्लिकर हुआ। एक सेकंड के लिए स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई, फिर ऑन हुई और फ्रेम में कुछ अलग नज़र आया। मैंने फ़ौरन प्लेबैक चेक किया। वीडियो में कुछ सेकंड्स के लिए एक शैडो था जो सारा के बिल्कुल पीछे खड़ा था। कोई क्लियर फिगर नहीं था, बस एक हल्की सी आउटलाइन थी जो नेक्स्ट फ्रेम में गायब हो गई। बिलाल ने देखा और कहा ये क्या है भाई, क्या कोई कैमरा ग्लिच है? मैंने फेक कामनेस के साथ कहा हाँ, ये कैमरा अक्सर ग्लिच करता है। पर मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मैं जानता था कि ये कैमरा ग्लिच नहीं था। उस वक्त तक शाम होने लगी थी, फॉग और बढ़ गई थी और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सा वेट महसूस हो रहा था, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई हो। सारा ने हल्का सा खांसी करते हुए कहा मुझे लगता है यहाँ कोई केमिकल्स की स्मेल है। बिलाल ने मास्क पहना और बोला चलो यार, इनफ शूटिंग हो गई, फिर कल आएंगे। क्योंकि हमें बहुत से लोगों ने कहा था कि यहाँ पर रात को बिल्कुल ना रुकना, तो हमने सोचा कि कल आकर सारे हॉस्पिटल की दोबारा से शूटिंग कर लेंगे। जब हम वापस गेट की तरफ चल रहे थे, एक पुराना नोटिस बोर्ड के पास से गुजरे। उस बोर्ड पर एक फेडेड पेपर चिपका हुआ था जिस पर लिखा था रिस्ट्रिक्टेड एरिया, एंट्री ओनली फॉर क्लियरेंस टीम, और डेट लिखी थी फरवरी 1987, मतलब आग लगने के कुछ हफ्ते बाद। लेकिन पेपर पर कुछ नए मार्क्स थे, बिल्कुल नए, जैसे अभी किसी ने लिखे हों। नीचे किसी ने लिखा था ये जगह अब हमारी है। सारा ने कहा मुझे यूँ लग रहा है हमारे से पहले यहाँ कोई आया है। मैंने कहा नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पर तो कोई नहीं आता, क्योंकि लोकल्स में ये जगह बहुत हॉन्टेड मानी जाती थी। बिलाल ने कहा तो फिर ये लिखा किसने? उसी वक्त पीछे से एक चेयर के ड्रैग होने की आवाज़ आई। एक लंबी स्क्रैपिंग सी साउंड, जैसे कोई चेयर फ्लोर पर खींच रहा हो। मैंने फ्लैशलाइट पीछे की और पीछे कुछ नहीं था, लेकिन ग्राउंड पर ड्रैग मार्क्स बन गए थे, जैसे अभी अभी कोई चेयर खींच कर गया हो। सारा ने चिल्लाते हुए कहा यहाँ कोई है। जब हमने फ्लैशलाइट पीछे मारी तो वहाँ एक पुरानी सर्जिकल चेयर थी जो कुछ देर पहले तक कॉर्नर में पड़ी थी और अब वो बिल्कुल बीच में थी। बिलाल ने डर के मारे कहा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, रिलैक्स करो, हम सब चलते हैं। हॉस्पिटल के बाहर निकलकर हमने जीप स्टार्ट की, लेकिन कार पहली दफ़ा में स्टार्ट नहीं हुई। एक दो और ट्राई किए तो जीप स्टार्ट हो गई। गेस्ट हाउस पहुंचकर हमने फुटेज लैपटॉप पर ट्रांसफ़र की। वीडियो काफ़ी क्लियर थी, पर एक फ्रेम में वही मूवमेंट जहां सारा के पीछे शैडो थी। एक हल्की सी विस्परिंग साउंड रिकॉर्ड हुई थी। एक लो डिस्टॉर्टेड वॉइस में सिर्फ एक अल्फाज सुनाई दिया था, यहाँ वापस मत आना। खान साहब ने जब हमसे पूछा कि शूटिंग कैसी रही, तो मैंने कहा कुछ अनयूजुअल था, लेकिन कल हम फाइनल शूट के लिए वापस जाएंगे। खान साहब ने मेरी आंखों में देखा और कहा बेटा, ये गलती ना करना। अगर आज बच गए तो लाजमी नहीं कि हर बार बच जाओगे। वहाँ जिन्नात रहते हैं, उन्हें तंग करना ठीक नहीं। मैंने हंसकर उनकी बात को टाल दिया, क्योंकि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। सुबह के 6 बज रहे थे जब मेरी आंख खुली। गेस्ट हाउस के बाहर बर्फ़ गिर रही थी और हवा इतनी ठंडी थी कि शीशे के अंदर कंडेंसेशन जम गई थी। सारा और बिलाल दोनों उठ चुके थे, लेकिन दोनों बिल्कुल चुप चुप थे। मैंने चाय का कप उठाया और कहा आज लास्ट डे है, बस एक प्रॉपर सीक्वेंस लेना है, फिर मरीज से निकलते हैं। बिलाल ने कहा भाई ऑनेस्टली मैं वापस नहीं जाना चाहता। सारा ने भी यही कहा। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और कहा देखो, हम प्रोफेशनल लोग हैं, अगर हम डर से पीछे हट गए तो डॉक्यूमेंट्री क्या क्या बनेगा। हमें बस एक दो घंटे लगेंगे, फिर हम वापस चलते हैं। वो दोनों भी मान गए। हमने सामान उठाया और जीप में निकले। रास्ते में रोड स्लिपरी थी और एक अननेचुरल सी खामोशी थी। वो हॉस्पिटल अब बर्फ़ से ढका हुआ था। मैं आपको बताना भूल गया कि हमने अपनी टीम का एक फ़्लैग बनाया हुआ था। हम जहाँ भी जाते थे उस फ्लैग को वहाँ लगा आते थे।
हमने कल रात भी इधर फ्लैग लगाया था, लेकिन अब उसका नामो निशान नहीं था। ये बात तो वाज़िह थी कि वो फ्लैग किसी ने उतारा था, क्योंकि वो ऐसे नहीं उतर सकता था, और अगर उतरता भी तो यहीं कहीं गिरा होता। लेकिन हमने हर जगह देखा, फ्लैग कहीं भी नहीं था। अंदर जाते ही एक नई चीज़ नज़र आई। ऑपरेशन रूम के अंदर एक लाइट ब्लिंक कर रही थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट थी। पर बिल्डिंग तो 1987 से बंद थी, तो इलेक्ट्रिसिटी का होना इम्पॉसिबल था। बिलाल ने कहा, भाई ये इम्पॉसिबल है, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइन ही नहीं। सारा ने कैमरा ऑन किया। मैंने बोला, ओके गाइस, फाइनल टेक लेते हैं। आई विल नरेट यू बोथ रिकॉर्ड सराउंडिंग्स। मैंने कैमरे के सामने खड़ा होकर बोलने लगा। हिलव्यू सेंटोरियम मरी 1987 के बाद से ये बिल्डिंग अबंडेंट है। लोग कहते हैं यहाँ रात को आवाज़ें आती हैं, लेकिन हम अभी मैंने इतना ही कहा था कि कैमरे के पीछे से बिलाल ज़ोर से चीखा, सलमान भाई पीछे देखो। मैंने मुड़कर देखा, ऑपरेशन टेबल पर आईवी बैग हिल रहा था। बिलाल बोला, भाई चलो यहाँ से निकलते हैं, बस जितनी फुटेज मिल गई बहुत है। मैंने कहा, बस थोड़ा वेट करो, मुझे बस एक और शॉट लेना है बेसमेंट का। बेसमेंट का दरवाज़ा हाफ ब्रोकन था और उसके आसपास लिखा था स्टोरेज विंग स्टाफ ओनली। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरने लगा। एक एक स्टेयर से गिरती हुई मिट्टी और फंगस की स्मेल इतनी इंटेंस थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। नीचे पहुंचकर एक छोटा सा हॉल था। उसके अंदर शेल्व्स, पुरानी मेडिसिन बोतल्स और कुछ मेटल बॉक्सेस पड़े थे। मैंने एक बॉक्स खोला, अंदर कुछ ओल्ड पेशेंट टैग्स थे। हर एक पर कोड लिखे हुए थे, P00127, P00143 और भी इसी तरह के बहुत सारे कोड्स। तभी मेरे पीछे से सारा की आवाज़ आई, सलमान ऊपर आओ, बिलाल ने कुछ सुना है। मैंने टॉर्च सारा की तरफ की। सारा का चेहरे पर बहुत डरे हुए एक्सप्रेशंस थे। मैंने जल्दी से वापस स्टेयर्स चढ़ना शुरू किया। जब हम कॉरिडोर में पहुंचे तो साउंड रिकॉर्ड माइक में एक लो फ्रीक्वेंसी मर्मरिंग चल रही थी, जैसे कई लोग एक साथ हल्की आवाज़ में बात कर रहे हों, लेकिन लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे थे। सारा ने लैपटॉप खोला और हेडफोन्स लगाए। एक हल्की सी डिस्टॉर्टेड अरेबिक आवाज़ सुनाई दी। मुझे उसके कुछ वर्ड्स अब भी याद हैं। वो वर्ड्स थे, मन दाखला अल मकान। जब मैंने उन वर्ड्स की ट्रांसलेशन देखी तो उनका मतलब था, ये हमारा मकान है। तभी एक मेटल ट्रॉली पूरी फोर्स से हमारी तरफ आई, हमारे पास तक आके रुक गई। वहाँ कोई नहीं था, बस हवा में एक हल्की सी वार्म स्मेल थी, जैसे किसी ने अभी अभी दवाई या एंटीसेप्टिक जलाई हो। बिलाल ने कहा, भाई मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये इंसानों की जगह नहीं है। सारा ने बोला, मुझे लगता है ये किसी और के मखलूक का एरिया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने चुप करके कहा, बस एक दो मिनट, मुझे कुछ चीज़ कंफर्म करनी है। मैंने कैमरा उठाकर उस कॉर्नर में जूम किया जहाँ कल वॉल पर लिखा हुआ था। कल उधर लिखा था, यहाँ से चले जाओ, लेकिन आज जो वहाँ पर लिखा था वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज वहाँ लिखा था, तुमने गलती की है। बिलाल ने कैमरा बंद करके कहा, बस बहुत हुआ, अब हम जा रहे हैं। मैंने भी एग्री किया कि चलो चलते हैं। बाहर निकलते हुए एक और अजीब चीज़ हुई। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हमारी जीप थोड़ी दूर मूव हो गई थी। टायर्स के निशान क्लियरली दिख रहे थे, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। सारा ने कहा, हसन अब डॉक्यूमेंट्री छोड़ो, हम इधर दोबारा नहीं आएंगे, बस जितनी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी कर ली। मैंने कहा, ठीक है, हम वापस नहीं आएंगे। पर उस रात गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ, जब हमने लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग प्ले की तो कैमरे के एक एंड फ्रेम में मेरा खुद का चेहरा जूम हुआ हुआ था, और मेरे पीछे ऑपरेशन थिएटर के ग्लास में मेरी रिफ्लेक्शन नहीं थी। ऐसा इम्पॉसिबल था कि मेरे पर लाइट पड़ रही हो और मेरी पीछे रिफ्लेक्शन ना बने। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने लैपटॉप दोबारा खोला और फोटेज रिवाइंड की, जहाँ मेरी रिफ्लेक्शन गायब थी। मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक सेकंड के लिए मेरी रिफ्लेक्शन सिर्फ फ्लिकर हुई थी, और उस जगह एक आउटलाइन बनी थी, बिल्कुल मेरे जैसी हाइट और पोस्चर भी मेरे वाला, पर मेरा फेस नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया, कैमरे का ग्लिच हो सकता है, क्या पता कम लाइट की वजह से कैमरे ने ऐसा किया हो, लेकिन दिल कह रहा था ये कोई ग्लिच नहीं है। उस वक्त रात के 2:37 हो रहे थे। मैं ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था जब एक हल्की सी नॉकिंग सुनाई दी। मैंने सोचा बिलाल होगा, पर जब दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। बस फ्लोर पर एक वेट फुटप्रिंट का निशान था। वो एक नंगे पाँव का निशान था,
जो मेरे कमरे के अंदर तक आ रहा था। मैंने फ्लैशलाइट उठाई तो वो निशान धीरे धीरे फेड होने लगे। सुबह हुई तो सारा ने कहा, मुझे लगता है हम पर कोई नज़र रख रहा है। बिलाल ने कहा, मुझे कल रात नींद में कोई आवाज़ सुनाई दी। वैसी ही आवाज़ जैसी हॉस्पिटल में सुनी थी, वो अरेबिक वाली। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि अगर मैंने अपनी बात बता दी तो पैनिक हो जाएंगे। हमने डिसाइड किया कि मरी से वापस चले जाएं, लेकिन जीप की बैटरी डेड थी, बिल्कुल ज़ीरो। बिलाल ने कहा, कल तो बिल्कुल ठीक थी ये। गेस्ट हाउस के मालिक खान साहब आए। उन्होंने बैटरी देखी और उन्होंने कहा, मैं कल रात ही तुम लोगों को कह रहा था वहाँ जाने की गलती ना करें। आपने उन्हें तंग किया है, वो शायद बदला ले रहे हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब खान साहब? उन्होंने धीरे से कहा, मरी के कुछ इलाकों में पुराने टाइम से मखलूक़ात बसती हैं। वो यहाँ इंसानों से भी ज़्यादा पुरानी हैं। उन्हें नहीं पसंद कि कोई उनके इलाके में आए। सारा ने कहा, तो अब क्या करें? खान साहब ने कहा, वज़ू करके सूरतुल बकरा और सूरह जिन पढ़ो। ये मखलूक यहाँ इंसानों से ज़्यादा पुरानी हैं और अपने एरिया को छूना पसंद नहीं करती। उस वक्त मैंने कहा, सर ये सुपरस्टिशन है, हम मॉडर्न लोग हैं, हमें इन बातों पर यकीन नहीं। लेकिन खान साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरा काम था समझाना, आगे आपकी मर्ज़ी। उनके अल्फाज ने मुझे चुप करवा दिया था। शाम तक जीप ठीक हो गई। हमने सामान पैक किया और इस्लामाबाद के लिए निकल गए। रास्ते भर साइलेंस था। बिलाल ड्राइव कर रहा था, सारा विंडो से बाहर देख रही थी और मैं लैपटॉप में फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र कर रहा था। फिर एक फ्रेम पर मुझे कुछ अजीब दिखा। सारा के शोल्डर के पीछे मिरर रिफ्लेक्शन में एक फेस था। वो इतना क्लियर नहीं था, पर दो अंधी सी आंखें बिल्कुल कैमरे में देख रही थीं। मेरी सांस रुक गई। मैंने बिलाल से कहा, गाड़ी रोको। उसने ब्रेक्स लगाए। मैंने लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग दिखाई। ये देखो, इसमें क्या है? सारा ने देखा और चीख मारकर बोली, ये क्या है? बिलाल ने कहा, ये कोई ह्यूमन फेस तो नहीं है। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। हम सब खौफज़दा थे। मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, बस अब जल्दी करो, घर पहुंचो। इस्लामाबाद पहुंचकर हम सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस रात मैं जब बाथरूम में गया और मिरर के सामने ब्रश करने लगा तो मेरी रिफ्लेक्शन 2 सेकंड बाद मूव करती थी। मतलब मैं जो मूवमेंट कर रहा था, मेरी रिफ्लेक्शन हर 2-3 सेकंड बाद करती थी। ऐसा होना इम्पॉसिबल था। उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मिरर में कोई और खड़ा हो। उसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसी थी, लेकिन आंखें मेरे से चेंज थीं। उसकी आंखें नीले रंग की लग रही थीं, जो बिल्कुल बिना ब्लिंक किए मुझे देख रही थीं। मैंने डर के मिरर को तोड़ दिया। सारा दिन बाथरूम में से एक हल्की सी खुशबू आती रही, जैसे पुराने एंटीसेप्टिक और स्मोक का मिक्सचर हो। बिलाल ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा, सलमान भाई, मुझे कल रात ख्वाब आया। मैं ऑपरेशन रूम में था और वो शैडो मेरे सर के पास था। मैंने कहा, मेरे साथ भी कुछ अननेचुरल हो रहा है। सारा ने नेक्स्ट डे कॉल की। उसने कहा, उसके रूम की लाइट खुद ब खुद ब्लिंक करती हैं और कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। मैंने कहा, बस अब चुप रहो, किसी को बताना नहीं, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ हमारे इस काम से खुश नहीं थीं। अगर उनको पता चल जाता तो वो हमें कभी ये काम दोबारा ना करने देते। उस रात सोने से पहले मैंने दुआ पढ़ी। कुछ सेकंड्स बाद मुझे नींद आई, लेकिन जब आँख खोली तो मैं ऑपरेशन टेबल पर था, वही हिलव्यू सेंटोरियम के ऑपरेशन थिएटर में। ऊपर से वही लाइट ग्लो कर रही थी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी अजीब चीज़ देखी थी। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मुझे वो सब कुछ रियल लग रहा था, लेकिन वो ख्वाब था। जब ख्वाब में मैं हॉस्पिटल से भाग रहा था, मुझे एक शक्ल नज़र आई जिसने मुझे कहा, आइंदा यहाँ आने की गलती ना करना। और तभी मेरी आँख खुल गई। अगले दिन सारा और बिलाल ने बताया कि उन्होंने भी सेम ख्वाब देखा जो मैंने देखा था। बहरहाल उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। शायद इस सब में हमारी ही गलती थी। हमने जानते बूझते जिन्नात के इलाके में कदम रखा था, जबकि उन्होंने हमें वॉर्न भी किया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन हम दोबारा कभी ऐसे इलाकों में नहीं गए। ये थी आज की पहली स्टोरी। तो चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। दूसरी स्टोरी असल में मेरी अपनी स्टोरी है। मेरे साथ लाइफ में 2-3 ही ऐसे वाक़यात हुए हैं, जिसमें से एक ये है, और दूसरे वाक़यात मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में सुनाऊँगा। तो चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। मैं बचपन से ही जिन्नात वगैरह से बहुत ज़्यादा डरता था और वही डर मेरे सामने आ गया। मुझे आज भी वो दिन बिल्कुल कल की तरह याद है।
ये बात आज से 6 साल पहले की है, जब मेरी उम्र सिर्फ़ 12 साल थी। मुझे याद है मैं कभी भी घर में अकेला नहीं रहता था, चाहे दिन का टाइम ही क्यों ना हो। उस दिन शाम का वक़्त था, मैं थोड़ा थका हुआ था और टीवी देखते-देखते सो गया। जब मेरी आँख खुली तो आस-पास बिल्कुल सुकून था, इतना सुकून कि दिल घबरा गया। घर में एक अजीब-सी खामोशी थी, जैसे साँस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मा को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद सब लोग बाहर होंगे, लेकिन पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद भी कोई नज़र नहीं आया। मुझे याद है मैं उस वक़्त डर के मारे अपने कमरे में चला गया, जो मेरे पेरेंट्स का रूम था। उसका एक कोने से मुझे हमेशा से डर लगता था। वहाँ एक अलमारी पड़ी थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो अलमारी में कोई रहता है और वो मुझे देखता है। मैं बचपन से उस कोने से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखता था। लेकिन उस दिन जब मैं अकेला था, तो पता नहीं क्यों मेरी नज़र बार-बार उस कोने पर जा रही थी। थोड़ा वक़्त गुज़रा, फिर मैंने सुना जैसे कोई अलमारी के अंदर से हल्की-सी खुरच रहा था। कोई खुरचने की आवाज़ आ रही थी। मैंने पहले इग्नोर किया, सोचा शायद मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन आवाज़ दोबारा आई। इस दफ़ा वो थोड़ी साफ़ थी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरी साँस रुक गई। मैंने हल्की-सी खाँसी की और फिर मम्मा को आवाज़ लगाई। और तभी आवाज़ एकदम से बंद हो गई और हर जगह इतनी खामोशी हो गई जो और ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। मैंने हिम्मत करके अलमारी के पास जाने का सोचा। हल्का सा कदम बढ़ाया तो मेरा दिल तेज़-तेज़ धड़क रहा था। मैंने अलमारी के हैंडल को टच किया ही था कि अंदर से हल्की सी थप-थप की आवाज़ आई, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। मैं चीख मारकर पीछे हट गया। मैंने डर के मारे अलमारी की तरफ दोबारा देखा भी नहीं। मैं भागकर अपने बेड के पास आ गया और ब्लैंकेट अपने सर तक ले लिया और आंखें बंद करके सोचता रहा, क्या ये सब ख्वाब है या कोई हकीकत। लेकिन फिर मुझे ब्लैंकेट के अंदर से किसी के सांस लेने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास से आ रही थी। मैंने आंखें खोलीं, लेकिन ब्लैंकेट के अंदर कोई नहीं था। मैं बिल्कुल खामोश लेटा रहा और फिर जैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, या शायद मैं खौफ से बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो सब कुछ बिल्कुल अजीब था। पहले तो मुझे लगा जैसे मैं अब भी ख्वाब में हूँ। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था, जैसे किसी ने लोहे की रॉड से मारा हो। मैंने आँखें खोलीं तो देखा मैं अपने बेड पर ही पड़ा था, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा था। कमरे का माहौल, हवा की खुशबू और हवा भारी लग रही थी। सब कुछ बदल गया था। कमरे में जो अलमारी थी, उसके हैंडल पर किसी के हाथ का निशान था। मैंने आंखें मसल के देखा, लेकिन वहाँ पर और कोई नहीं था। मेरा गला सूख गया था। मैंने उठकर पानी पीने का सोचा, लेकिन जब मैंने गिलास उठाकर पानी डाला तो देखा गिलास के अंदर पानी नहीं था, बल्कि लाल रंग का कुछ खून जैसा था, या शायद खून ही था। मैंने गिलास को नीचे फेंक दिया। अचानक ही दरवाजे की दूसरी पार से हल्की सी खड़क हुई और एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई छोटी सी बच्ची हंस रही हो। वो एक शैतानी हंसी थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने बेड के पास रखा कुरान उठा लिया और तिलावत शुरू की। तभी एक ज़ोर की आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मुझे लगा हवा से बंद हुआ होगा। दरवाजे के बंद होते ही कमरे में रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगी, जैसे बिजली डिम हो रही थी। और फिर एक सेकंड के लिए मेरी आंख के सामने वो अलमारी हिलने लगी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पकड़ रखा हो। अलमारी के अंदर से फिर से वही खुरचने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जैसे अंदर जो भी है वो गुस्से में हो। मैंने ज़ोर से अल्लाह अकबर कहा और उसी वक्त अलमारी का दरवाज़ा थप से खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से दो आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल वैसे जैसे रात में बिल्ली की आंखें चमकती हैं। और ये आंखें इंसानी नहीं थीं, उनमें बहुत गुस्सा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। मुझे महसूस हुआ जैसे ठंडी सांस मेरी गर्दन के पास से गुजरी हो। और फिर उस अलमारी से किसी के हाथ बाहर निकला। वो हाथ नीला सा था, जैसे जमा हुआ खून हो। उंगलियां लंबी और नाखून काले और टेढ़े मेढ़े थे।
मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि आंखें बंद कर लीं। फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे बेड के पास आकर बैठा हो। लगातार किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने हिम्मत करके आंखें खोलीं लेकिन बेड पर कोई नहीं था। फिर मैंने सामने देखा, मेरे बेड के सामने एक शीशा था जिसमें मुझे अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही थी। लेकिन वो मैं नहीं था, वो असल में कोई और था। चेहरा मेरे जैसा लेकिन आंखें बिल्कुल काली। मुझे लगा मेरा दिमाग घूम गया है। मैंने ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और फिर सब कुछ एकदम ब्लर होने लगा। सब कुछ ऐसे हिल रहा था जैसे ज़लज़ला आ गया हो। मेरी सांसें बंद होने लगीं और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैं फिर से बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खोली तो सबसे पहले मुझे अपनी मम्मा की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा कर कह रही थीं, अली बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आंखों पे जैसे बोझ था। आंखें मेरी चिपकी हुई थीं। फिर धीरे धीरे नज़र साफ होने लगी। मैंने देखा मैं बेड पर पड़ा हूँ। मेरे इर्द गिर्द बाबा, मम्मा और मेरा भाई खड़े थे। मम्मा के चेहरे पर बहुत टेंशन थी और बाबा भी परेशान लग रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, मम्मा सब ठीक है? उन्होंने कहा, तुम्हें क्या हुआ था बेटा? जब हम घर आए तो तुम ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और तुम बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांसें ले रहे थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता मैं ज़मीन पर कैसे पहुंचा। पापा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, शायद नींद में तुम्हें पता नहीं चला होगा। लेकिन मुझे पता था कि वो कोई ख्वाब नहीं था या मैं नींद में वहाँ नहीं पहुंचा था। उस रात मुझे तेज़ बुखार हो गया। मैं बेड पर पड़ा रहा और पूरी रात मेरी आंख लगती तो मुझे अजीब चीज़ें नज़र आती। कभी लगता कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा है, कभी लगता कोई मेरी आंखें बंद होते ही मेरे कान के पास कुछ बोलता है। मैंने हिम्मत करके कुरान उठाया और सूरतुल बकरा पढ़ी। लेकिन जैसे ही पढ़ता गया, कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। हवा बिल्कुल रुक गई, बिजली का बल्ब एक सेकंड के लिए फ्लिकर हुआ और उसी वक्त मुझे लगा कि बेड के नीचे से कोई हिलने की आवाज़ आ रही है। मैंने बेड के नीचे देखा, मुझे वहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आईं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। उस मंज़र ने मेरी सांसें और तेज़ कर दीं। मैंने ज़ोर ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उसी वक्त सब कुछ शांत हो गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे में एक हवा का ठंडा सा झोंका आया और कमरे के कोने में रखी अलमारी खुद ब खुद बंद हो गई। सुबह हुई तो अब भी मुझे बुखार था। मम्मा ने पानी और दवाई दी और उन्होंने कहा, अली तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, बुखार में ऐसा होता है। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कैसे बताता, जो मैंने देखा है वो ख्वाब नहीं था। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं करना था। 2 दिन तक मैं कमरे से नहीं निकला। मैं हर वक्त उस अलमारी को देखता रहता था जैसे उसमें कोई कशिश थी। एक रात मुझे लगा कि अलमारी के अंदर से कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। मेरा नाम पुकार रहा था कोई। मैंने ब्लैंकेट सर तक खींच लिया। तीसरे दिन जब बुखार कम हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि उस अलमारी को कहीं और शिफ्ट करवा देता हूँ। वो अलमारी मेरी नज़रों के सामने नहीं होगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाऊँगा। मैंने मम्मा से कहा कि उस अलमारी को कहीं और रखवा दें। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे थोड़ी जगह चाहिए। मैंने स्कूल का सामान और अपनी टेबल रखनी है। अलमारी अगले दिन स्टोर रूम में शिफ्ट हो गई। मैंने सोचा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन उस रात जब मैं सोया तो ख्वाब में वही अलमारी मेरे सामने थी और उसके अंदर से वही आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैं चीख कर उठ गया। मेरा जिस्म पसीने में भीग चुका था और मेरी आंखों के सामने बेड के पास एक लाल लिखावट लिखी थी, जैसे किसी ने उंगली से कुछ लिखा हो, वेलकम बैक। मैंने ज़ोर से चीखा। मम्मा भाग कर आईं। उन्होंने लाइट्स ऑन की, लेकिन अब लिखावट गायब थी। मम्मा ने कहा, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बुरा ख्वाब देख लिया था। उस दिन के बाद से सब कुछ धीरे धीरे अजीब होता गया। मुझे लगने लगा था जैसे मैं साइको हो रहा हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद मम्मा ने भी कहना शुरू कर दिया कि घर में अजीब चीज़ें हो रही हैं। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। हमारे घर का एक पुराना दरवाज़ा था जो हमेशा कर के आवाज़ के साथ खुलता था। वो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा हार्ड था। उसे तो खुद भी ज़ोर लगाकर खोलना पड़ता था। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि वो हवा से खुल जाए या खुद खुल जाए। एक रात मैंने देखा कि मेरे सामने ही वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैंने वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की
और तभी किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं ज़ोर के पीछे जाकर गिर गया। तभी मेरे पापा और मम्मा आ गए। मैंने उनको सारी बात बताई। मुझे लगा कि वो मेरी बात पर यकीन करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि हवा की वजह से दरवाज़ा खुला होगा। अगली कुछ रातों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर आवाज़ें आने लगीं। रात के वक्त जैसे कोई कमरों में चल रहा हो। फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती थीं, और एक फुटस्टेप नहीं, कई फुटस्टेप्स की। और कभी-कभी मुझे ऐसे लगता था कोई मेरा नाम ले रहा है। एक रात मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, तुम कौन हो? मेरे से क्या चाहते हो? और फिर से आवाज़ आई, अली। इस बार आवाज़ बहुत ज़्यादा करीब से थी। मैंने लाइट ऑन की तो दरवाजे के पीछे एक छोटी सी शैडो थी, बिल्कुल इंसान जैसी। वो हल्के से हिलते हुए गायब हो गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन और ज़्यादा अजीब थे। मेरी मम्मा किचन में थीं तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, अली तुमने रोटियां स्टोव पर रखी हैं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तो फिर किसने रखी हैं? सारी रोटियां जल गईं और चूल्हा भी चल रहा था। उस दिन के बाद घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होने लगीं। कुर्सियां खुद ही हिलने लगतीं, टीवी या एसी का रिमोट गुम हो जाता और कई हफ्तों या दिनों बाद वहीं से मिल जाता। बर्तन पड़े पड़े गिर जाते थे। मैंने सोचा कि मैं अपने भाई के रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ, शायद ये सब कुछ कम हो जाए। लेकिन एक रात हम दोनों ने एक ही चीज़ सुनी। रात के 2 बज रहे थे। अचानक भाई ने मुझे जगाया और कहा, अली ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैंने ध्यान से सुना। कोई रोने की आवाज़ आ रही थी, वो भी सिसकियों के साथ, और वो बीच बीच में सांस लेता था। भाई ने डर के मारे लाइट ऑन की। हम दोनों ने देखा कि कमरे की दीवार पर लाल राइटिंग में मेरा नाम लिखा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ दिन पहले लिखा था, वेलकम बैक। हम दोनों ज़ोर से चीखे, लेकिन जब मम्मा पापा आए तो वो राइटिंग गायब थी। मैंने उन्हें बहाना लगा दिया कि हम हॉरर मूवी देख रहे थे, इसलिए कोई सीन आया और डर गए। लेकिन भाई ने कहा ये झूठ बोल रहा है। पापा हमने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था और किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। बाबा ने कहा मैं कल हाफिज़ साहब को बुलाता हूँ। वो हमारे पुराने जान पहचान वाले थे और वो बहुत इबादत गुजार थे। 2 दिन बाद हाफिज़ साहब आए। उन्होंने पूरे घर में तिलावत की, सूरतुल बकरा और सूरह जिन पढ़ी। उन्होंने कहा किसी वक्त इस घर के इस हिस्से में कोई जिन्नात का बसेरा हो चुका है। अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहते। हमें उनसे बात करनी होगी कि ना वो आपको तंग करें और ना आप उनको तंग करो। मम्मा ने उनसे पूछा, लेकिन क्या ये सब ठीक हो जाएगा? हाफिज़ साहब ने कहा, अगर उन लोगों को किसी ने भेजा है तो ये ठीक होना मुश्किल है, लेकिन अगर वो यहाँ खुद आए हैं तो ये मसला ठीक हो जाएगा। उस रात मैंने खिड़की से देखा स्टोर रूम का दरवाज़ा, जहाँ वो अलमारी रखी गई थी। वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने सोचा जाकर बंद कर दूँ, लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, अंदर से वही आवाज़ आई, अली। फिर एक तेज़ धक की आवाज़ आई। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल फटने को था। मैं भागकर कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। और उस रात मैंने ख्वाब में देखा वही अलमारी, वो खुली हुई थी। अंदर से कोई मुझे बुला रहा था और एक लाल आंखों वाला चेहरा कह रहा था, यहाँ आ जाओ। 2 दिन तक घर बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन मुझे लगता था कोई मुझे देख रहा है। कहीं भी जाता उस नज़र का वज़न मेरे साथ होता था। एक शाम मैं स्टोर रूम के पास से गुज़रा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की टप टप की आवाज़ आ रही थी। मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर आवाज़ आई, यहाँ आ जाओ। मैं सीधा भागकर मम्मा के पास गया। उन्होंने पूछा क्या हुआ? मैंने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं। लेकिन उस दिन के बाद मेरा सुकून बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उस रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं स्टोर रूम के अंदर जा रहा हूँ। अंदर सिर्फ वो अलमारी है जो खुली हुई है, और अंदर से धुएं निकल रहे हैं। और फिर वो आवाज़ आई, तूने मुझे बंद कर दिया था, अब तू मुझे यहाँ से निकालेगा। और फिर अलमारी के अंदर से वो लाल आंखें फिर से नज़र आईं, लेकिन इस बार उन आंखों के नीचे मेरा चेहरा था। मतलब आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा मेरा था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पे था, लेकिन मेरे कपड़ों पर मट्टी लगी हुई थी, जैसे मैं सच में स्टोर रूम में गया हूँ। जब मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा देखा तो उस पर लाल रंग से लिखा था, वेलकम अली, अंदर आ जाओ। मेरा जिस्म कांप गया। मैंने बाबा को बुलाया, लेकिन जब वो आए तो वो लिखावट फिर से गायब थी। बाबा ने गुस्से में कहा कि तुम पागल हो गए हो, बस कर दो अली, तुम्हारे साथ कोई जहनी मसला है।
मैं चुप रहा, आखिर मैं कह भी क्या सकता था। फिर अगली रात 3 बजे मेरी आँख खुली। मुझे लगा कि कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। मैंने हल्की सी मूवमेंट महसूस की और फिर मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, बस एक दफ़ा मुझे खोल दो। मैंने अपनी साइड पर देखा तो सामने मैं खुद खड़ा था, बिल्कुल मेरा ही चेहरा लेकिन आंखें लाल। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे सीने पर रखा। मैं हिल भी नहीं सकता था और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। जब आँख खुली मैं हॉस्पिटल में था। मम्मा रो रही थीं, बाबा चुपचाप खड़े थे। डॉक्टर ने कहा इसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा वो अलमारी वहाँ से हटा दो, उसे जला दो। उन्होंने कहा बेटा वो तो कल रात ही जल गई, स्टोर रूम में आग लग गई थी। मैंने हैरान होकर पूछा वो कैसे? मम्मा ने बताया कि सुबह जब हम उठे तो स्टोर रूम में आग लगी हुई थी और स्टोर रूम के दरवाजे के पास तुम लेटे हुए थे। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। घर आया तो अब सब कुछ नॉर्मल था और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से आज तक सब कुछ नॉर्मल है। हम आज भी उसी घर में रहते हैं। अभी भी घर के उस कोने से मुझे थोड़ा डर लगता है, वो थोड़ा भारी भारी है, लेकिन उसके बाद से कोई असरात नहीं हुए। ये थी आज की दूसरी स्टोरी जो मेरी अपनी स्टोरी थी। तो अब चलते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली बेटा, क्या हाल है आपका? मेरा नाम असलम है, असलम ख़ान। मैं असल में रहीमिया ख़ान से हूँ, लेकिन पिछले 6 साल से दुबई में ट्रक चलाता हूँ। यहाँ ज़िंदगी बहुत मज़े की है, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। उस रात के करीब 2:15 बज रहे थे। मैं हाटा डेज़र्ट रूट से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान लेकर जा रहा था। वो रूट आम तौर पर लोग दिन में इस्तेमाल करते थे, रात को वहाँ पर कोई नहीं आता था। लेकिन मुझे उस दिन अर्जेंट डिलीवरी करनी थी, इसलिए रात के वक्त मुझे वो रूट चूज़ करना पड़ा। रास्ते में हवा तेज़ चल रही थी, रेत के भंवर ट्रक के शीशे से टकरा रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था, ना कोई गाड़ी ना लाइट, सिर्फ ट्रक के इंजन की गड़गड़ और मेरे दिल की आवाज़। मैंने ट्रक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया, कुरान एफएम लगाया जिस पर सुरतुल मुल्क चल रही थी। तभी डिस्टेंस मॉनिटर पर कुछ ब्लिंक हुआ, एक अननोन सा फिगर रोड के बीच में। मैंने ब्रेक्स दबाए, ट्रक झटके से रुक गया। हेडलाइट्स के सामने एक औरत खड़ी थी, काले अबाए में लिपटी हुई, सर ढका हुआ, बस चेहरा ज़रा सा नज़र आ रहा था। उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मुझे लगा शायद कोई टूरिस्ट होगी जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई होगी। मैंने ग्लास नीचे किया और पूछा, मैडम रात के इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने बिल्कुल फ्लैट वॉइस में कहा, मुझे अलमदाम जाना है, लिफ्ट मिल जाएगी? लोग कहते हैं कि अलमदाम एक विलेज के पास है। उस विलेज को घोस्ट विलेज भी कहते हैं। उस विलेज में कोई इंसान नहीं रहता। जबकि मैंने एक दफ़ा वो विलेज देखा था। उस विलेज में अच्छे खासे घर बने हुए हैं। मुझे तब भी बहुत हैरानी हुई थी कि इधर कोई रहता क्यों नहीं, लेकिन मुझे ये बातें तब तक सिर्फ अफवाह लगती थीं। मैंने कहा ठीक है चलिए बैठ जाएं। वो ट्रक के साइड से चढ़कर अंदर बैठ गई। उसके साथ ही हवा का एक ठंडा सा झोंका अंदर आया और कैबिन में थोड़ी सी इत्र की खुशबू फैल गई। मैंने ट्रक चला दिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने कैजुअली पूछा, वहाँ अलमदाम में आपका घर है? उसने धीरे से कहा, घर पहले था, अब सिर्फ यादें हैं। मुझे कुछ अजीब लगा और मैंने देखा कि उसके बाल हल्के से दुपट्टे से बाहर आए, जो बिल्कुल सफ़ेद थे, जबकि उसकी उम्र इतनी नहीं लगती थी। मैंने हल्का सा पीछे होकर देखा और मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा बिना किसी नक्श के था, सिर्फ एक सफ़ेद चमकता हुआ मास्क जैसा। मुझे लगा मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। लेकिन तभी ट्रक के अंदर का टेम्परेचर बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया। फिर उसने कहा, यहाँ से लेफ़्ट ले लो, ये शॉर्टकट है। मैंने देखा वो रास्ता मैप पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा सुकून था कि मैं मना नहीं कर सका, या शायद मैं हिप्नोटाइज हो गया था। ट्रक को उसी डायरेक्शन में मोड़ दिया। रास्ता पूरा रेत और पत्थरों से भरा हुआ था और हेडलाइट्स भी जैसे वहाँ ब्लर हो गई थीं। अचानक ट्रक रुक गया, इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगीं। मैंने दोबारा इग्निशन दिया पर कुछ नहीं हुआ। फिर कैबिन के अंदर से एक आवाज़ आई, असलम। मैंने शौक में पीछे देखा, वो औरत गायब थी और मैंने तो उसका अपना नाम भी नहीं बताया था, तो कोई मेरा नाम कैसे जानता था? अब बस उसकी सीट पर रेत पड़ी थी
और वो इत्र की खुशबू अब बदबू में बदल चुकी थी, जैसे कुछ जले हुए की स्मेल होती है। मैं ट्रक से बाहर निकला। हवाएं तेज़ चल रही थीं, लेकिन आसमान पर कोई सितारा नहीं था। तभी ट्रक के पीछे से एक आवाज़ आई, एक हंसी की आवाज़, एक औरत की हंसी। मैंने फ्लैशलाइट उठाई और धीरे धीरे ट्रक के पीछे गया। मेरी नज़र ट्रक की नंबर प्लेट पर गई। उस पर खून के छींटे थे। ये देखकर मेरे पैर जम गए। अभी मैं वहीं खड़ा था, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं भागकर आगे आया। ड्राइविंग सीट पर मेरी शक्ल का एक आदमी बैठा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया था। मैंने ट्रक के अंदर जाकर इग्निशन बंद कर दिया। इंजन की गरज बंद हुई, लेकिन कैबिन के अंदर अब भी किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने पीछे देखा, वो औरत वापस अपनी सीट पर बैठी थी। अब वो बस सीधा मुझे देख रही थी। मैंने घबराकर पूछा, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो? उसने बस हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो बस बदला चाहिए। मैंने कहा, कैसा बदला? मैं तो एक आम सा ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। उसने धीरे से कहा, तू सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं है, तू कातिल है। मेरा दिमाग घूमने लगा। हर तरफ एक अजीब सी गुनगुनाहट गूंज रही थी, जैसे हवा किसी सुरंग से गुजरती है। मैंने घबराहट में पूछा, मैंने किसका कत्ल किया है? तुम झूठ बोल रही हो। तभी विंडशील्ड पर एक नाम लिखा गया, वो भी खून से। वो नाम था सादिया। मैंने ज़ोर से सांस ली और कहा, मैं किसी सादिया को नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने रोड से गुजरते हुए मेरी बहन सादिया को कुचलकर मार दिया। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, सब अनजाने में हुआ। मैं तो जानता भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। उसकी आवाज़ अब एक साथ कई लोगों की आवाज़ लग रही थी। मैंने ट्रक का डोर खोला और बाहर भाग पड़ा। रेत का तूफान उठ रहा था, लेकिन मुझे लगा ज़मीन मेरे पैर खींच रही है। मुझे दूर एक पुराना साइन बोर्ड नज़र आया। उस पर लिखा था अल मदाम 1 किलोमीटर, और नीचे लिखा हुआ था डेजर्ट ग्रेवयार्ड। मैंने फ्लैश लाइट से बोर्ड के नीचे देखा। बोर्ड के नीचे से ज़रा सी खुदाई हुई हुई थी, और एक आधा सा स्केलेटन दिख रहा था, और 7 ट्रक के टायर के निशान थे। मैं वापस ट्रक की तरफ भागा, मगर ट्रक अपनी जगह पर नहीं था। सिर्फ उसके टायरों के निशान रेत पर नज़र आ रहे थे। हवा और तेज़ हुई और रेत में एक आवाज़ निकली, जो मारता है उसे भी मार दिया जाता है। मैं चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो। मेरी चीखों के साथ एक बिजली चमकी और एकदम से सब कुछ काला हो गया। जब मुझे होश आया, मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर था। नर्स ने कहा, तुम्हें एक ट्रक के पास से बेहोशी की हालत में पाया गया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 2 दिन बाद मुझे दुबई पुलिस ने बुलाया। उन्होंने कहा, मिस्टर असलम, आपके नाम से एक ट्रक रजिस्टर्ड मिला है, और उसके कंटेनर में एक फ़ीमेल स्केलेटन पाया गया है, पूरी तरह रेत से लिपटा हुआ। मैंने उनको अपने साथ होने वाला सारा वाक़या बताया, लेकिन भला वो मेरी बात पर यकीन क्यों करने लगे थे? वो तो मुझे कातिल समझ रहे थे। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। जब उस स्केलेटन की फोरेंसिक करवाई गई तो पता चला कि वो स्केलेटन तो तकरीबन 40 साल पुराना था। फिर मुझ पर स्केलेटन चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तारी कर ली गई। मैंने 2 साल की जेल काटी, वो भी उस जुर्म की जो मैंने किया ही नहीं था। ये शायद उन जिन्नात की तरफ से एक चाल थी। वो मुझे तंग करना चाहते थे। उसके बाद मैंने ट्रक ही चलाना छोड़ दिया, लेकिन अब भी मैं दुबई में ही रहता हूँ और एक कसिनो में काम करता हूँ। इनकम तो थोड़ी कम है, लेकिन ट्रक ड्राइविंग करने की दोबारा हिम्मत नहीं होती। मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के इलाकों में जाने से बचा करें। हमें पता भी नहीं चलता कि हम वो गलती कर देते हैं, और जिसका अज़ाला हमें सारी उम्र भुगतना पड़ता है। ये थी आज की 3 स्टोरीज़। आप कमेंट्स में बताएं कि इनमें से सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी, और अगर कोई एक स्टोरी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।